Data modeling using entity relationship model। हम लोग देख रहे हैं जी कि रिलेशनल मॉडल के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया और अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो हम किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जनरली दो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। वन ऑफ देम इज़ कि आप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्रिएट करें। ये जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन आपके पास रॉ रिक्वायरमेंट्स की बेस पे क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो इनिशियली आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एप्लीकेशन डिज़ाइन में फिर आपने जो इंटरफेसेस बनाने, जो प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड, वो सारा आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन डिज़ाइन में, और ये आपके पास रोल आ जाता है एप्लीकेशन डेवलपर्स का। एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पे भी आपको इवेंचुअली इंटरेक्ट करना पड़ेगा विद अ डेटाबेस, और एज अ डेटाबेस डिज़ाइनर भी आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा with the requirements and with the DBMS and all of the related concepts. This is a high level overview कि चीज़ें कैसे प्रोग्रेस कर रही होती हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि जी पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मिलके एक दुनिया का एक सोशल सिस्टम और एक वर्किंग किस्म का ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें हर काम अपने टाइम पे हो रहा है, या कुछ काम अगर कोई लेट हो रहा है तो उसके फिर किसी और को उसकी पेनल्टी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, सो ऑन। तो हमारे चूंकि अब पूरी दुनिया का सिस्टम तो हम नहीं बना रहे होते, हम एट अ टाइम कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम को टैकल कर रहे होते हैं। मे बी कि किसी कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, या मे बी किसी हॉस्पिटल के लिए मैनेजमेंट का सोल्यूशन हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। सो वी कॉल दिस थिंग एज अ मिनी वर्ल्ड, कि हम किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट का सिस्टम बना रहे हैं, एंड वी आर नॉट trying to solve the problems of the whole world at step। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है मिनी वर्ल्ड का। मिनी वर्ल्ड के हवाले से आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करते हुए हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनमें से हम जब डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसके कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से फिर फर्दर लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ आते हैं, यानी कि उसका डेटा मॉडल की मैपिंग करते हैं और एक डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उसका फिजिकल डिज़ाइन एक्चुअल में कि डेटाबेस के अंदर उसके क्या क्या रिलेशंस होंगे उनको मॉडल करते हैं। हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अपडेट कर रहे होते हैं ऑन द अदर हैंड, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया होता है कि विच फंक्शनैलिटी इज़ द की फंक्शनैलिटी एंड दैट मस्ट बी देयर इन द एप्लीकेशन, और उसके अकॉर्डिंगली हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। एंड इवेंचुअली जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो इस काबिल बनाया जाता है कि आपके डेटा मॉडल के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को वहाँ पे वो ना सिर्फ फेच कर सके बल्कि न्यू इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सके, उसके अंदर कोई डिफरेंट जो मैनिपुलेशन के ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। सो दिस इज़ द ओवरव्यू of how we would go about designing a specific process, yeah, designing a specific database application. So in this case चूँकि हम आपको देखना चाह रहे हैं, हम लोगों ने एक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन की हैं, और हम उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी हर कंपनी के लिहाज से ये रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली ऐसी ही हों। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल आइडिया कि जी हम एक कंपनी की डेटाबेस के लिए बनाना चाह रहे हैं सिस्टम, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह हैं कि इस कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स को, और हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास होती है कि हर डिपार्टमेंट का कोई आइडेंटिफाइंग नेम होता है, उसका नंबर होता है, एंड एन एम्प्लॉई हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट्स। सो हर एम्प्लॉय के लिए कोई ना कोई मैनेजर भी होता है। And since we have said an employee, so we can assume from the requirements कि हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एम्प्लॉय होता है। we keep track of the start date of the department manager। अब वो जिस एम्प्लॉय को आप मैनेजर के तौर पे एक एम्प्लॉय था उसके बारे में पे एक खास इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज द स्टार्ट डेट ऑफ दैट मैनेजर। और डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशंस, और ये आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है कि वो जो हमारे पास डिपार्टमेंट है दैट may be
located at multiple locations. So ये आप locations आपके पास different cities भी assume कर सकते हैं कि ये different cities होती हैं. फिर आपके पास फर्दर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि ईच डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि हर डिपार्टमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है हर डिपार्टमेंट और मैनेज कर रहा होता है. हर प्रोजेक्ट का एक खास नाम भी होता है, उसका कुछ नंबर भी होता है, और वो एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही लोकेशन पे ऑपरेट कर रहा होता है या उसको रन किया जा रहा होता है बाय दैट डिपार्टमेंट. Then we also have some more details कि हर एम्प्लॉय के पास कुछ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसका एड्रेस, सैलरी, सेक्स एंड बर्थ डेट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. और हर एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन दैट एम्प्लॉय मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स. सो एक डिपार्टमेंट के साथ वो एसोसिएटेड होता है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एट द सेम टाइम वो काम कर सकता है. We also keep track of number of hours per week. तो we are interested in keeping track of number of hours कि एम्प्लॉय ने कितने आवर्स काम किया है ऑन ईच प्रोजेक्ट. तो ये हम जो नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं या इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. फिर we also keep track of direct supervisor of each employee, and there is some extra information that we store कि भाई इस employee का direct supervisor कौन है. So this is an important kind of perspective कि usually हम departments के अंदर overall ये देखना चाह रहे होते हैं कि what is the hierarchy, ताकि अगर लेट से हमने कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है तो हम किसी बंदे के सुपरवाइजर को बता सकें. तो हम हायरार्किकल इंफॉर्मेशन भी यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर कर रहे हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल हियर कि हम लोग हर जो एम्प्लॉय है उसकी डायरेक्ट सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के हम लोग एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में. एंड दैट जनरली कम्स इनटू प्ले कि जब आपके पास इंश्योरेंस या इस तरह के पर्सपेक्टिव की आप चाह रहे होते हैं तो आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. और डिपेंडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर बेसिकली डिपेंडेंट में आपके किसी भी एम्प्लॉय के स्पाउस, उसके पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन आ जाते हैं. तो अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं तो वी कीप ट्रैक ऑफ देयर नेम, द सेक्स, बर्थ डेट एंड द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि वो इस एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप है उन स्पेसिफिक पर्सनल का. तो ये आप चीज़ स्टोर करना चाहेंगे अपने डेटाबेस के अंदर. तो दिस इज रॉ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो जनरल लेमैन टर्म्स की रिक्वायरमेंट्स आपको कोई भी एक आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताता है कि दिस इज समथिंग वी वांट टू हैव इन आवर सिस्टम. एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कि इनका क्या मतलब है जी. एंटिटीज वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो थिंग्स होती हैं जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक मिनी वर्ल्ड. तो ये आपके पास इन दिस केस we have a number of entities that have been described in the given requirements. और उनमें से एक एंटिटी है आपके पास डिपार्टमेंट की, जिसमें आपने कहा था कि जी डिपार्टमेंट की अराउंड इंफॉर्मेशन अरेंज की गई है आपके, और उस डिपार्टमेंट का नाम और उसका डिपार्टमेंट नंबर आप स्टोर करना चाहेंगे तो आपके पास एक डिपार्टमेंट की एंटिटी आ जाती है. फिर आपने कहा कि डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ की कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने बताया कि हम वो भी स्टोर करना चाहेंगे. सो एम्प्लॉय इज़ अनदर एंटिटी जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहेंगे. अच्छा, एट्रीब्यूट्स वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी एंटिटी से एसोसिएटेड होती हैं और हम वो प्रॉपर्टीज को एक्चुअली स्टोर करना चाह रहे होते हैं फॉर दैट एंटिटी. तो वो प्रॉपर्टीज यानी कि एट्रीब्यूट्स किसी एंटिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. सो जस्ट लाइक योर नेम, योर एज, योर हाइट एंड योर DNA हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग यू एज अ पर्सन. इसी तरह डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट के HOD का नाम, डिपार्टमेंट के लोकेशन हेल्प करती है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा वाला है. सो ये आपके पास एक डिफरेंट किस्म की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं विच मे हैव अ डिफरेंस इन देयर नेचर, लेकिन जनरली दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एंटिटी ऑब्जेक्ट. स्पेसिफिक एंटिटी जो कोई भी होती है तो उसके डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एम्प्लॉय को डिफाइन करना चाह रहे हैं
तो इट मे बी कि उसके नाम की जो प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है उसमें जॉन स्मिथ की वैल्यू हो, एसएसएन की कुछ वैल्यू हो, उसके एड्रेस की, सेक्स, बर्थ डेट, उसमें सारी उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो। इफ़ देयर वाज अनदर एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय का नेम कुछ और होगा, एसएसएन नंबर, देन उसका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, उसकी बर्थ डेट डिफरेंट हो सकती है। वी कैन आल्सो यूज द सेक्स टू एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन अदर एम्प्लॉयज इन दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज डिटरमिन करेगा कि वो एक्चुअली वो एम्प्लॉय, हम कौन से एम्प्लॉय को रेफर कर रहे हैं। सो ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू होती हैं, उन वैल्यूज़ की ओवरऑल कुछ डेटा टाइप होती है जिसको हम जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम बता देते हैं कि जी इस डेटा, इस एट्रीब्यूट के जो इंफॉर्मेशन है वो इस डेटा टाइप से बिलोंग करती है, डेटाबेस ने उस स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन इस तरह स्टोर करनी है। सो कॉमन एग्जांपल कैन बी कि अगर आप एज स्टोर करना चाह रहे हैं तो मे बी इट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। अगर आप हाइट स्टोर करना चाह रहे हैं तो इट मे बी इन डेसिमल। एज कम्पेयर नेम स्टोर करने के लिए यू मे यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। और उसके बाद अगर आप लेट्स से यूज करना चाह रहे हैं डेट, बर्थ डेट, तो आपके पास डेट की डेटा टाइप यूज हो सकती है। There can be different types of attributes when we come to discuss the nature of attributes within the context of ER modeling. एक तो आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी सिंगल या एटॉमिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएसएन की बात करूं तो एसएसएन के अंदर एक सिंगुलर स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज है जो कि आप यूज कर रहे हैं। सेक्स इज एन एट्रीब्यूट की जहां पे आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी मेल और फीमेल। तो there is not like a combination of values used to define this specific attribute। तो ये आपके पास simple attributes आ जाते हैं। On the other hand, we may also have composite attributes। So composite attributes वो होते हैं जो multiple components से मिलके बनते हैं। Let's say we have an address। तो अब address के केस में आपके पास multiple components हैं कि अपार्टमेंट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, सिटी, स्टेट का नाम, उसका कंट्री का नाम हो सकता है। तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो कि एक्चुअली मिलके बन रहा है मल्टीपल अदर एट्रीब्यूट से। नेम गो सिमिलरली के नेम के लिए आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हो सकता है। इट कुड आल्सो बी कि आपके पास 3 कंपोनेंट्स हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। कॉम्पोजिशन बेसिकली इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि सिंपली एक एट्रीब्यूट है और वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, एंड इट मे हैव अ हायरार्की कि एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है और उसका जो कोई एक कंपोनेंट था it has further multiple components, so that is also quite possible। तो ये चीजें आपके पास एग्जिस्ट रही होती हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो आपके पास एक एड्रेस है, एड्रेस में अगर सिटी है, स्टेट है और जिप है, which collectively define the address, and the fourth component for the address was street address, and then street address has its own components, number, street number and apartment number। तो ये आपके पास डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में ये पता लग रहा है कि एक एट्रीब्यूट कैन बी अ composite attribute and it may also have hierarchical components। So अब address was the key over the overall attribute that was of interest to us, लेकिन उसके फर्दर components थे, तो हमने फिर उसको जब स्टोर करना है, उसको मैनेज करना है, तो अकॉर्डिंगली करना है।